आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो है आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत कम समय बच चुका है। मात्र जो है मात्र अब से 2 दिनों का समय बचा हुआ है और आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो जिनका भी पेपर जो है 2 या 3 या किसी भी तारीख 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से 9 जून के बीच जो है आप लोगों के हर एक दिन पेपर चलेगा। तो जो भी मेरे दोस्त एग्ज़ाम हॉल में जाने वाले हैं और यूपी पॉलिटेक्निक में बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर से ये आपको तो कन्फर्म हो जाएगा कि आप जो है एग्ज़ाम हॉल में किस लेवल के और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने बिल्कुल आपके पेपर जो आने वाला है, मैंने बिल्कुल पेपर ही बनाया हुआ है और इस पेपर को तैयार कर लेते हो तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा स्कोर करके आओगे एग्ज़ाम हॉल में। तो कहीं न कहीं अगर आपको एक सीट इसमें पक्का करना है, तो मुझे लगता है कि आप इस क्लास को अंत तक देख लो और हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिएगा फटाफट से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हम लोगों के पास है नहीं और ये क्लास रेगुलर चलेगा, ये आपको ध्यान में देना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने सॉल्व करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास में आए हैं, बिल्कुल आप लोग क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेली रामबाण प्रश्न आपको सुबह और शाम ये डेली क्लासेस चलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने गणित का है। ऑल सब्जेक्ट के प्रश्न कराऊंगा, आप क्लास में बने रहो। जिस तरीके से पेपर पूछता है, मैथ आएगा, आपका साइंस आएगा, जीके आएगा, मतलब पूरा का पूरा पेपर एक सॉल्व कराऊंगा। तो आप, मुझे लगता है कि अंत तक देखोगे तो ही आप एक सीट पक्का कर सकते हो। इसने कहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में अर्थात एपी का जो है 5वां पद 11 और 9वां पद 19 है, तो उसका जो है 13वां पद क्या होगा? ये जो है प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये 100% आपको एग्जाम हॉल में हर बार पूछता है, तो इस बार भी पूछेगा। आप स्टार लगा लो। और अगर आपने बेहतर तरीके से क्लास 10th पढ़ा होगा तो मुझे लगता है कि सॉल्व आसानी से कर सकते हो। पर मैं जो है आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, जो आप जो है कम समय में इस प्रश्न के उत्तर बता सकते हो। जैसे अगर आप देखते हो यहाँ पे लिखा है 5वां पद, तो 5वां पद क्या होता है? ए प्लस 5वां पद अर्थात ए प्लस, आपको डी में से एक माइनस करना होता है। डी कितना हो जाएगा? 4d। ये कह रहा है 5वां पद कितना है? 11, तो ए प्लस 4d बराबर 11। फिर कह रहा है 9वां पद अर्थात ए प्लस 9वां पद अर्थात 8d बराबर हो जाएगा 19। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए को काटेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण है, इसको काट देते हैं। यहाँ से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 4d बराबर 11 में से ये घटेगा 19, तो माइनस का 8। यहाँ से 4 के पहाड़ में कट जाएगा, डी का वैल्यू आ गया 2। डी का वैल्यू 2 हो गया, अर्थात अगर हम डी का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2, तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो 4 दूना के 8, 8 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घट के आ जाएगा 3। ए का वैल्यू 3, डी का वैल्यू 2। हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू 3 और डी का वैल्यू है 2। तो हमें निकालना है 13वां पद। कौन सा पद? 13वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 12d। जो डी वाला है मात्र एक कम कर देना है, 13वां पद निकालना है तो ए प्लस 12d। अगर कोई कहेगा 10वां पद तो ए प्लस 9d। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बस ए का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू 3 और 12, डी का वैल्यू हो जाएगा 3। 12 3 36 और 3 हो जाएगा 39। डी का वैल्यू 2 है ना जी, 2। 12 दूना 24, 24 और 3 27 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का जो है अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2। मुझे लगता है स्टार लगा लो, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपको इस प्रश्नों को आ, यहाँ पे सॉल्व कर देते हो तो मुझे लगता है एग्जाम हॉल में भी सॉल्व कर लोगे। अगर नहीं आता है तो ध्यान पूर्वक आपको देखना है। सबसे पहले कह रहा है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि आपको याद होगा 2πr होता है। उसके व्यास का अनुपात, और व्यास का अनुपात यहाँ पे अनुपात दे दो। ये वृत्त की त्रिज्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गया, और व्यास, इसका व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r होता है। इसी का अनुपात निकालना है तो ये कट जाएगा, r से r इधर बचेगा 2π, और 2 से 2, 2 भी तो कट जाएगा ना, इधर बचेगा केवल पाई, और अनुपात में इधर क्या बच जाएगा? एक। सब कट गया है तो एक बचेगा।
पाई अनुपातिक, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे, ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे, ये मुझे पता है, और 100% आप बेहतर करके ही आओगे एग्जाम हॉल में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने का, और आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पे कि जो है यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 कॉस थीटा हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान क्या होने वाला है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ पे समझोगे तो देखिए, इसको ये कर सकते हो कि इसमें जो है cos थीटा से भाग दोगे, cos थीटा से भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे साइन बटा cos tan थीटा हो जाएगा, और ये cos cos कट के एक आ जाएगा और बराबर इधर बचेगा √2। तो इस तरीके से tan थीटा का वैल्यू निकालोगे तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको निकालना पड़ेगा cos थीटा माइनस साइन थीटा का वैल्यू, तो इस तरीके से लंबा हो जाएगा, जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। पर हम यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अपना दिमाग लगाओ कि साइन थीटा और प्लस में cos थीटा, अर्थात यहाँ पे जब प्लस में वैल्यू है तो यहाँ पे cos दिया है, तो अगर इसका अपोजिट तो cos है, यहाँ पे इसका अपोजिट अगर आप देखोगे तो आपका भी डायरेक्ट यहाँ पे दिमाग चलेगा कि यहाँ पे लिख रहा है cos थीटा माइनस साइन थीटा, अर्थात यहाँ पे माइनस का वैल्यू निकालना है। तो जब यहाँ पे cos है, प्लस वाला का वैल्यू cos है, तो माइनस वाला का वैल्यू सीधा सीधी क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइन हो जाएगा। मुझे लगता है आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है और इनके संगत भुजाओं का जो है अनुपात यहाँ पे क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिएगा, क्लास 10th का ये भी प्रश्न है, आप बेहतर तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जिन्होंने भी अब तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए रामबाण ही होगा अब जो आपके अंतिम के दिनों में जो क्लास आपको हम करा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार क्लास को शेयर भी लगा दीजिए सभी लोगों के पास, जो भी मेरे दोस्त इस फॉर्म को भरे हैं और बेहतर स्कोर करना चाहते हैं, तो बिल्कुल एक बार क्लास को शेयर जरूर कर दीजिए। समझिएगा, कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पे दिया गया, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात जब भी निकालना हो, भुजाओं की बात की जाए तो क्षेत्रफल का क्या होता है, अंडर रूट हो जाता है, ठीक है। क्षेत्रफल का जो है अंडर रूट कर लो आप, वर्गमूल अर्थात निकाल लो, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो आपको जो है इसका वर्ग करना पड़ता है, भुजाओं का वर्ग करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आपको आसानी से पता चल गया होगा, हमें पूछा गया था कि भुजाओं का अनुपात, तो भुजाओं में हमें क्या करना है, रूट। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, और 16 का वर्गमूल 4। तो मुझे लगता है कि क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है एक पासे के एक पासे को एक बार फेंकने पर अभाज्य संख्या आने की जो है प्रायिकता क्या होगी। आपको क्लियर यहाँ पे बता दिया गया है कि एक तो पासा है, पासा मतलब लूडो छक्का जो आप खेलते हो, कह रहा है कि उसको एक बार फेंका जाता है, उछाला जाता है, तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो लूडो छक्का में आपने देखा होगा कि लिखा होता है 1, फिर होता है 2, फिर होता है 3, फिर होता है 4, और फिर होता है 5, और फिर होता है 6। आपके इस तरीके से उस पे अंक जो है अंकित होते हैं। इसमें कह रहा है कि भाई साहब अभाज्य संख्या आने के प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता कौन कौन है, अर्थात 2 है, 3 है और 5 है। ऐसी 3 संख्याएं हैं जो अगर आएगा तो अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो मेरे पास टोटल जो है संख्या कितनी है, अभाज्य संख्या 3 ठो है। कितने में से, टोटल संख्याओं की संख्या है 6, अर्थात अभाज्य संख्या आने की जो प्रायिकता है 1/2। 1/2 अगर आपने भी बताया है तो मुझे लगता है कि क्लियर आप हैं, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, साइंस का प्रश्न मैंने आपसे कहा है कि हर एक प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है, तो कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। कह रहा एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ पर रखा जाए ताकि उसका जो है वास्तविक और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि अगर वक्रता केंद्र पर हम रखेंगे तो वास्तविक और वस्तु के बराबर आकार का जो है प्रतिबिंब बनेगा। आपको क्लियर ऑप्शन नंबर बी याद रखना है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है
तो मुझे लगता है कि बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने 7वां नंबर पूछा गया है कि 100 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे जलाया जाए तो 30 दिनों में महीने में कुल कितने यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा खर्च होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला बिल्कुल इस तरीके के ही प्रश्न साइंस से पूछता है, ठीक है। तो सोल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको ये प्रश्न सॉल्व करना आना चाहिए। कह रहा है कि 100 वाट का जो है एक विद्युत बल्ब है जो प्रतिदिन 5 घंटा जलाया जाता है और 30 दिन के महीने में कुल कितने यूनिट जो है विद्युत ऊर्जा खर्च होगा, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो है यहाँ पे कितना हमें समय दिया गया है, कितना वोल्ट का बल्ब है, 100 वाट का है और कितना दिन जलाना है, 5 घंटा। तो 5 गुणे 100 कर लेंगे, हमारा हो जाएगा 500। 500 जो है आप लोगों का यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे देखिएगा ये कितना दिन, ये तो एक दिन हो गया। इसने कहा 30 दिनों तक चलाना है आपको, तो गुणे 30, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15,000। 15,000 हो गया। अब इसने कहा है कि विद्युत ऊर्जा का खर्च कितना यूनिट में हमें बताना है। तो यूनिट बराबर निकालना है, तो यूनिट में क्या होता है, KWH, अर्थात 1 किलोवाट प्रति घंटा निकालना है तो 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई को दुगुना और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के को आधा करने पर कितना गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसने कहा है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई को दुगुना और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करने पर कितना गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 8वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 4 गुना, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है जिन्होंने सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य जो है आंख के लिए कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी एक सामान्य जो है आंख के लिए कितनी होती है, क्या लगता है आपको, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9वें के राइट उत्तर। आपने क्लास 10th में बेहतर तरीके से अगर पढ़ाई कर रखा है तो मुझे लगता है आपका 25 सेमी राइट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है जब कोई पिंड एक सामान्य जो है वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति में क्या जो है अनियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी गति में क्या जो है नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 10वें के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं चाल नियत रहता है, स्पीड। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और इसकी जो है प्रवृत्ति कैसी होती है। क्वेश्चन नंबर 11वें के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। सभी लोग बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है और उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो जिन्होंने बताया है 7 और उदासीन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है और उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उदासीन। ऑप्शन नंबर जो है अगर आपने भी बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हाइलोजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12वें के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को
हैलोजन कहा जाता है, तो जिन्होंने बताया है समूह, समूह 2 बिल्कुल। हाइलोजन, हाइलोजन कहा जाता है ना, तो समूह 2 थोड़ी। समूह किसको, 17 को हैलोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी लगाना है, हैलोजन पूछा गया है समूह 17 को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के प्रश्न है, आपको याद रखना है, और ये बार बार आपके एग्जाम हॉल वाला पूछता है। पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं CaSO4 हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी CaSO4 हाफ H2O बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा जो है अम्ल पाया जाता है। स्टार लगा लो आप लोग इस प्रश्न पे। प्रश्न में बोला गया है आपसे कि सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि जो है क्या होने वाला है। आपसे पूछ रहा है सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं एसिटिक अम्ल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। जंग लगना किस प्रकार की जो है अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। आपसे पूछ रहा है जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। रेडॉक्स अभिक्रिया जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले देखिए कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 25 और इनका अंतर 7 है तो वे संख्याएं क्या होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि आप इसे मुझे लगता है ऑप्शन से भी कर सकते हो, कम समय में ही बन जाएगा, सबसे कम समय में ही बन जाएगा अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो। आपको जो भी तरीका पता है, मतलब ऑप्शन से कम समय में बनाना हो तो आप ऑप्शन से जाओ, नहीं तो आपको जो भी तरीका पता है उससे आप कर सकते हो। हम चाहते हैं कि ऑप्शन से अगर आप जाओगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। जैसे दो संख्याएं हैं, तो मान लिया कि 15 है, एक 10 है, तो 15 और 10 को माइनस करोगे तो क्या आता है 5। इसने कहा है कि अंतर कितना होना चाहिए 7, तो बिल्कुल पहला वाला ऑप्शन गलत। यहाँ से अगर माइनस करते हैं 16 में से 9 जाएगा 7, और 16 9 को जोड़ोगे तो 16 9 25। ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल यही क्लियर है। इसके आगे तो आपको जाना भी नहीं है। इसने कहा है दोनों को जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, और दोनों में से माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा। देख लो 17 में से 8 जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। 18 में से 7 जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा अंतर 7 का, ठीक है। तो आपका ऑप्शन से ही क्लियर था। बाकी आप लॉन्ग मेथड भी आता है तो आप करोगे, पर टाइम ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप लोग जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को देख रहे हैं, बिल्कुल अगर डेली क्लास को करते हो तो 100% आप एग्ज़ाम हॉल में बेहतर करके आओगे। तो ये सुबह और शाम जो क्लासेज आपको हम दे रहे हैं, तो बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक जो है प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में देखना यहीं से आने वाला है, ठीक है। कर 10 15 10 30 10 45 और 10 60 और 10 75 का मान क्या होगा। स्टार लगा लो। मैंने ऐसे प्रश्न आपको कराया हुआ है, एक जो है बेहतर तरीके से आपको समझाया भी था। तो यहाँ पे आप करोगे क्या, सबसे पहले देखो, आप सबसे पहले देखते हो 15 और यहाँ पे लिखा है 15 और यहाँ पे लिखा है 75, इन दोनों का योग करोगे 90। जब 90 होता है तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है, कट के 1 होता है। किस तरीके से, जैसे हम 10 को चेक जो है चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएगा 75, और यहाँ पे दिया है 10 75, 10 75 और कट 75 में गुणा करोगे तो क्या वैल्यू होता है, 1 होता है। तो इसलिए जो है इन दोनों को आप चेंज करना है। यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आप एग्जाम हॉल में अगर विस्तार से सॉल्व करोगे तो बहुत समय लग जाएंगे। तो 10 और 10 75 का मान, 10 15 और 10 75 का मान 1 गुणे 30 और 60, ये भी 90 होता है तो इनका भी मान 1 बचा। 10 45, 10 45 के डिग्री में मान कितना होता है, 10 45 का मान होता है 1। आपको याद होगा अगर 1 में 1 से गुणा करोगे तो 1 ही होता है। ऑप्शन नंबर
बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक गोले का जो है आयतन 36 पाई है, इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या लगता है आपको? फटाफट से आपको बताना है। एक गोले का आयतन जो है यहाँ पे दिया गया है 36 पाई, इस गोले की त्रिज्या जो है क्या होगी? आप फटाफट से उत्तर बताने की कोशिश करो, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हो। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन होता क्या है। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और ये कह रहा नहीं भाई साहब, गोले का आयतन होता है 36 पाई। गोले का आयतन होता है 36 पाई। ये तो हमने पाई से पाई काट दिया, 4 के पहाड़े में 4 नवा 36, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा, ये तो 3 तिरछा तिरछे गुणा हो जाएगा, 29 27। अब जो यहाँ पे आप क्यू देख रहे हो, ये क्यू जाएगा तो इधर हो जाएगा अंडर रूट में क्यू वाला रूट। तो 36 का क्यूब कितना होता है? आप 36 का घनमूल निकालोगे तो हो जाता है 3। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्लियर है। अगर आपने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना था तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि समीकरण यहाँ पे जो दिया गया है कि मूलों का जो है गुणनफल 3 है, तो के का जो है मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है कि समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस के बराबर 0 के मूलों का जो है गुणनफल 3 है, तो के का जो है मान ज्ञात करें। आप अपना उत्तर फटाफट से बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मूलों का गुणनफल होता क्या है। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 3 क्या होता है? ए का वैल्यू, ए बराबर दिया है 3, बी बराबर दिया है कितना? एक्स का आगे वाला कितना होता है? -12 दिया है तो -12, और सी का वैल्यू दिया है के। ये कह रहा है गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? अर्थात मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये होता है C/A। ये मूलों का गुणनफल कह रहा है 3 है, तो यहाँ पे 3 दिया है। सी का वैल्यू देख लो कितना है? के है। और ए का वैल्यू कितना है? 3 है। ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा के बराबर 3 त्रिका 9। मुझे लगता है कि आप आसानी से कर लिए होंगे, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिंदु 3,4 को मूल बिंदु से दूरी निकालो। आपको मूल बिंदु से दूरी यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले आपको मूल बिंदु से दूरी जो है क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी जो है अगर आपको पता है निकालना, तो बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। आपको फॉर्मूला याद रखना है मूल बिंदु से दूरी निकालने का, x² अंडर रूट x² अंडर रूट y² अंडर रूट x² प्लस y²। एक्स का वैल्यू अर्थात 3 का स्क्वायर कर लेना है प्लस 4 का स्क्वायर कर लेना है, कितना हो जाएगा? 3 3 9, 4 6 16, 16 9 कितना होता है? 25। 16 9 कितना होता है? अंडर रूट 25, 25 का वर्गमूल 5। मुझे लगता है क्लियर है आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक हर्स पावर 1 HP अर्थात एक हर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? स्टार लगा लो। एक हर्स पावर बराबर कितना होता है? एक हर्स पावर बराबर आपको याद रखना है 700 जो है 46 वाट। 746 वाट अगर आपने भी बताया है ऑप्शन नंबर बी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है? जब श्वेत प्रकाश एक कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस पर किस रंग का जो है विचलन सबसे अधिक होता है? तो विचलन जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है बैगनी। बैगनी का जो है विचलन सबसे अधिक होता है। अर्थात ऑप्शन नंबर अगर आपने भी डी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि वाहनों में पीछे का मैफिक देखने के लिए ट्रैफिक देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आप देखते हो कि वाहनों में
हमें साइड मिरर जो बोला जाता है, पीछे की तरफ देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सभी लोगों को ध्यान देना है, जो मोटर कार में होता है या ट्रक में होता है या जो भी हम वाहन का यूज करते हैं, तो उसमें जो लगा होता है आपको याद रखना है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स जो है मिरर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि मानव नेत्र के किस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? क्वेश्चन नंबर 24, 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि मानव नेत्र के किस भाग पर जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टिपटल अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने भी बताया है दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? यदि किसी वस्तु का जो है द्रव्यमान 10 केजी है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा? बताइएगा सभी लोग। तो 10 केजी है तो आपको याद रखना है 98 न्यूटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कितने समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और कुल कितने समूह हैं, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26, 26वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इसने कहा है आधुनिक आवर्त श्रेणी में कुल कितने आवर्त हैं, तो आवर्तों की संख्या कितनी है? आवर्तों की संख्या अगर आपको पता है तो आप आसानी से कर लोगे 7, तो समूहों की संख्या कितना हो जाएगा? 18, 18 समूह है और 7 क्या है? आवर्त है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सोडियम बैंकिंग सोडा अर्थात खाने का सोडा का रासायनिक नाम और सूत्र लिखें। बैंकिंग सोडा, बैंकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडियम बाई कार्बोनेट और सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्वेश्चन नंबर 28 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन अर्थात N2। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पित्तल किन दो धातुओं का जो है एक मिश्र धातु है? पित्तल किन दो धातुओं का जो है एक मिश्र धातु है? क्वेश्चन नंबर 29, 29वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर बताएंगे कि पीतल जो है किन दो धातुओं का मिश्र धातु है? तो जिन्होंने बताया है तांबा और जस्ता, जिन्होंने बताया है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने तांबा और जस्ता को बताया है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र NaHO3 का अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30वें का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। आपसे पूछ रहा है कि अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र NaHO3 का अनुपात क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 30वें के जो भी मेरे दोस्त राइट उत्तर बता रहे हैं यहाँ पे 3:1 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने बी को चुना है। जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि यदि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 12 सेमी और इसकी जो है तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी है तो शंकु का आयतन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 31, 31वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सबसे पहले शंकु का आयतन निकालना है, तो शंकु का आयतन होता क्या है? शंकु का आयतन अगर आपको पता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आप आसानी से इस प्रश्न को सोल्व कर लेते। बिल्कुल आप यहाँ से क्या करो कि आप रख लो 1/3, पाई का वैल्यू नहीं रखा है, सब में पाई है तो आप भी पाई रख दो, और आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू 13,
तिर्यक ऊंचाई दिया है और ऊंचाई दिया है, तो आपको जो है निकालना पड़ेगा यहाँ पे क्या चीज, जो है यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा आर। अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा आर। आर बराबर होता है अंडर रूट तिर्यक ऊंचाई 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसमें से माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, अर्थात ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा गुणे एच का वैल्यू कितना दिया है 12, ये 3 के पहाड़ में कट जाएगा 4, 25 चौका 100, 100 रूट 100 पाई, 100 पाई जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो रहा है। अगर आपका भी 100 पाई बन रहा था तो बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ थे। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बताए थे ऑप्शन नंबर जो है बी 100 पाई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर थे। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है तो जो भी आपके पास समय है, 2-4 दिन का जो समय आपके पास है, आप रेगुलर क्लास करो, ये डेली क्लास होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वाली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।